हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जोन बाय एमके में। और आज हम कोशिका जीवन की इकाई मौलिक इकाई पार्ट 3 लेकर आए हैं विथ एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ। अभी तक हमने कोशिका क्या है, कोशिका के प्रकार और कोशिका के विभिन्न भागों के बारे में चर्चा की है। उन्हीं में से कुछ भागों के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं और इस चैप्टर को आज यहीं पे समाप्त करने वाले हैं। फिर इसके बाद हम इस चैप्टर का एमसीक्यू लेकर आएंगे। आज भी एमसीक्यू हैं, बहुत कम है, 5-6 हैं, लेकिन कल हम इस वीडियो में अगले वीडियो में हम इसके बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आएंगे जो विभिन्न एग्ज़ामों में पीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी एग्ज़ामों में पूछता है। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। कोशिका भाग 3। डेली की तरह आज भी मोटिवेशन स्पीच जो कुछ लाइनें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे जो आपको एक ऊर्जा देती है, जो आपके हौसले को बुलंद करती है। तो आइए, अगर लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं हो, अगर लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएंगे तो लक्ष्य को नहीं अपने प्रयासों को बदलें। अगर आपको ऐसा लगता है कि लक्ष्य अब हासिल नहीं होगा तो लक्ष्य को ना बदलें, अपने प्रयास को बदलें। ज़रूर ही लक्ष्य मिलेगी, ज़रूर ही सफलता मिलेगी। तो इसी के साथ, इसी जोश के साथ और इसी जुनून के साथ आइए हम अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक और, कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपना फैसला बदल देते हैं। तो आप जो लक्ष्य निर्धारण कर चुके हैं उस लक्ष्य पे अडिग रहें, ज़रूर कामयाबी मिलेगी। अपने फैसले को कभी ना बदलें। हम अभी तक न्यूक्लियस, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप सबको ही जानते हैं, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। अगर इसके बारे में हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो यह पादप एवं जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। यह पादप एवं जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। इसकी खोज 1880 ईस्वी में केल्कर के द्वारा की गई। इसकी खोज 1880 ईस्वी में केल्कर के द्वारा की गई। 1880 से 90 ईस्वी में अल्टमैन ने इसे बायोब्लास्ट कहा। 1880 से 90 ईस्वी में अल्टमैन ने इसे बायोब्लास्ट कहा, किंतु माइटोकॉन्ड्रिया नाम सी बेंड्रा ने 1898 ईस्वी में रखा। देखिए दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज केल्कर ने किया था, लेकिन इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा था सी बेंड्रा ने, वो भी 1898 ईस्वी में। ये पूछता है दोस्तों। आगे हम बात करें इसके बारे में, तो यह कोशिका द्रव में पाए जाने वाली गोलाकार अथवा सूत्राकार रचनाएं हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। इन उभारों को क्रिस्टी कहते हैं। इन उभारों को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया और ये माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी रहती है। एक और ये झिल्ली, इसी झिल्ली को हम कहते हैं क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि यह ऊर्जा उत्पन्न करता है। अगर कोई बोले कि ऊर्जा उत्पन्न कहाँ होती है, तो ऊर्जा उत्पन्न माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन से संबंधित कार्य, एटीपी का निर्माण एवं भोजन का ऑक्सीकरण होता है। इसी माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसमें 38 एटीपी का निर्माण होता है टोटल। आगे हम बात करें
तो माइटोकांड्रिया का ये आपके सामने फिगर है। माइटोकांड्रिया का ये आपके सामने फिगर है। ये प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक में क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं। इसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, तो हम जान चुके हैं। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य एटीपी के रूप में ऊर्जा को संचित करना है। यह क्रेब्स चक्र का मुख्य स्थान होता है। जो क्रेब्स साइकिल होता है उसका यह मुख्य स्थान होता है। आगे हम बात करते हैं लवक। किसकी बात करते हैं दोस्तों? लवक, प्लास्टिड। प्लास्टिड की अगर बात करें तो यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जिसे पादप कोशिका में एक अन्य रचना पाई जाती है जिसे हम लवक कहते हैं, प्लास्टिड कहते हैं। पादप कोशिकाओं में एक अन्य रचना, अन्य प्रकार की रचना पाई जाती है जिसे हम कवक कहते हैं। यह कवक केवल पौधों में पाए जाते हैं। यह कवक केवल पौधों में पाए जाते हैं और 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट और अवर्णवी लवक लिकोप्लास्ट, वर्णवी लवक क्रोमोप्लास्ट। अगर हम बात करें हरित लवक तो क्लोरोप्लास्ट ये हरे रंग के होते हैं, क्योंकि इनके अंदर हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित क्लोरोफिल पाया जाता है। इसी कारण पौधों के कुछ भाग तथा पत्तियां हरे दिखाई देती हैं। अगर बात करें पौधों की पत्तियां हरी दिखाई देती हैं क्लोरोफिल के कारण, और ये क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अगर हम बात करें लिकोप्लास्ट के बारे में, अवर्णवी लवक के बारे में, तो ये रंगहीन होते हैं और पौधों के उन भागों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं जो प्रकाश से वंचित होते हैं, मतलब डार्क भाग में जहाँ पे प्रकाश पहुंचता ही नहीं है, जैसे कि जड़ों में, भूमिगत तनों में, स्टार्च में। ये स्टार्च में ये स्टार्च के रूप में अपना भोजन संचित करके रखते हैं। तो लिकोप्लास्ट क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं। ये जड़ों में और भूमिगत तनों में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें क्रोमोप्लास्ट की, तो क्रोमोप्लास्ट ये रंगीन लवक होते हैं जो प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधों के रंगीन भागों जैसे पुष्पों की पंखुड़ियों तथा फलों की भित्तियों में पाए जाते हैं। ये रंगीन लवक होता है। ये प्रायः लाल, पीले, नारंगी होते हैं। ये पौधों के रंगीन भागों जैसे पुष्पों एवं पंखुड़ियों तथा फलों की भित्ति में पाया जाता है। तो क्लियर है दोस्तों, ये प्लास्टिड क्या होता है। आगे हम बात करें तो गल्जिकाय। गल्जिकाय के बारे में, गल्जी बॉडी जिसको नाम से जानते हैं, इसकी खोज 1898 ईस्वी में कैल्मियो गोल्गी के द्वारा की गई। यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसे डिक्टोसोम भी कहते हैं। अगर पूछे डिक्टोसोम किसे कहते हैं तो गल्जिकाय को हम डिक्टोसोम के नाम से भी जानते हैं, और यह दोनों में पाया जाता है, एनिमल सेल और प्लांट सेल। आगे हम अगले स्लाइड में हम प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस भी जानेंगे। इसका मुख्य कार्य कोशिका भित्ति और सेल प्लेट का निर्माण करना होता है। कोशिका भित्ति और सेल प्लेट का निर्माण करना होता है। इसमें वसा तथा प्रोटीन अधिक होते हैं, लेकिन राइबोसोम का अभाव होता है। राइबोसोम का अभाव होता है। राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। अब हम चर्चा करते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम कल दोस्तों बताए थे, आत्महत्या की थैली। यह सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। इसका खोज डी डुबे के द्वारा किया गया था। इसका खोज डी डुबे के द्वारा किया गया था। ये सूक्ष्म एवं गोल इकहरी सिंगल हेलिक्स वाले होते हैं, झिल्ली से घिरे रहते हैं। इन जैसी रचनाएं होती हैं। इसके द्वारा इसके अंदर विकर पाए जाते हैं। विकर जीवधारियों में गति बढ़ाते हैं। लाइसोसोम में पाए जाने वाले विकर विघटनकारी होते हैं और विभिन्न पदार्थों का पाचन करते हैं। इसमें बहुत से हानिकारक अम्लीय अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं, अतः इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। जब इनकी कोशिकाएं फैलने लगती हैं तो ये क्या करते हैं, अपने आप को तोड़ करके उन सबको आपस में हम गला देता है, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, सुसाइड बैग कहते हैं।
आगे हम बात करते हैं रसधनी। यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। यह एक झिल्ली से घिरी होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। यह एक झिल्ली से घिरी होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। रसधानी में एक प्रकार का द्रव पाया जाता है जिसे कोशिका रस कहते हैं। रसधानी में एक प्रकार का द्रव पाया जाता है जिसे कोशिका रस कहते हैं। कोशिका रस में जल, वाटर, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि पाए जाते हैं। आगे हम बात करें राइबोसोम। राइबोसोम ये अत्यंत छोटे गोल कण हैं जो जीव द्रव में स्वतंत्र रूप से तैरते हैं। ये अत्यंत छोटे गोल कण हैं जो जीव द्रव में स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं या अंतर्द्रवीय जालिका की बाहरी सतह पर चिपके पाए जाते हैं। ये आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। ये आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। इसकी खोज प्लड़ा के द्वारा किया गया था। यह एक छोटा सा कोशिकांग है। यह एक छोटा सा कोशिकांग है, सबसे छोटा कोशिकांग है। आगे हम बात करें तो ये राइबोसोम, ये लैमेलिक और ये सिस्टर्न व्हीकल राइबोसोम ट्यूबल्स। यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। अंतःद्रवी जालिका इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अगर हम बात करें तो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में बात करें तो रेक्टिकुलम के बारे में बात करें तो दो यह झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का विशाल तंत्र होता है। इसकी खोज पोटर और कैकडेक नाम एवं फुलेम ने की थी। पोटर और क्लैकडिक एवं फुलेम ने की थी। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं स्तनधारी मैमल्स में ये पाए जाते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं अंतःद्रवी जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य क्या हैं। यह केवल ऐसा अंगक है जो कोशिका के अंदर पदार्थों के केंद्रक के बीच में परिवहन करता है। पदार्थों के केंद्रक के बीच में परिवहन करता है। अगर हम बात करें और नलिका युक्त सुविधा प्रदान करता है। यह अंगकों के बीच बायोकेमिकल क्रियाओं के लिए स्थान उपलब्ध कराता है। यह वसा कोलेस्ट्रॉल को संश्लेषण में मदद करता है। यह वसा और कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में मदद करता है। यह कोशिकाओं में SER20 तथा दवाओं को निर्विष्करण डेक्टोएक्सिफिकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा का संश्लेषण करता है। अगर हम बात करें एक्टोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ये RBC के राइबोसोम के दो भाग होते हैं। राइबोसोम के कार्य क्या हैं। राइबोसोम एमिनो एसिड से प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थान है। राइबोसोम एमिनो एसिड से प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थान है। सभी रचनात्मक एवं क्रियात्मक प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम द्वारा किया जाता है। संश्लेषित प्रोटीन कोशिका के विभिन्न भागों में अंतःद्रवी जालिका द्वारा कोशिका के विभिन्न भागों तक भेजा जाता है। संश्लेषित जो प्रोटीन है ये संश्लेषित प्रोटीन जो है अंतःद्रवी जालिका द्वारा कोशिका के विभिन्न भागों में भेजा जाता है। आगे हम बात करें तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको SER और RER के नाम से जानते हैं। अंतर क्या है तो ये झिल्ली एवं नलिकाओं से बना होता है। ये सिस्टन एवं नलिकाओं का बना होता है। अगर हम बात करें इस स्मूथ में तो एस्टेरॉयड लिपिड पॉलीसेकेराइड बनाने में मदद करता है। यह प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है। इसमें राइबोसोम अनुपस्थित होता है और इसमें राइबोसोम उपस्थित होता है। मुख्य कार्य कोशिका द्रव के भागों तथा केंद्रक के मध्य प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका की सुविधा प्रदान करना होता है। आगे हम बात करें पादप सेल और जंतु सेल, मतलब प्लांट सेल एवं एनिमल सेल में अंतर। प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर हम जानेंगे। प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर है तो पहला प्लांट सेल, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसका निर्माण सेलुलोज से होता है।
इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और इसका निर्माण सेलुलोज से होता है। एनिमल सेल की बात करें, इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है जो अर्धपरागरम्य होती है। पादप कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाया जाता है। अगर हम बात करें पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है। इनमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, एनिमल सेल में सेंट्रियोल पाया जाता है। पादप कोशिका में रसधनी पाई जाती है, जंतु कोशिका में रसधनी नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में भोजन मंड के रूप में संचित रहता है, स्टार्च के रूप में। जंतु कोशिका में भोजन ग्लाइकोजन एवं वसा के रूप में संचित रहता है। ये दोनों अंतर आप याद कर लेंगे, ये एग्ज़ाम में और आने वाले जो भी वन डे एग्ज़ाम है उनमें ये ज़रूर पूछता है। आगे हम दोस्तों बात करें एमसीक्यू। आगे हमारा क्या है एमसीक्यू जो हमारे थंबनेल में लगा है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये तो छोटा सा 5-6 क्वेश्चन का सीरीज है। आगे हम इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं जो विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको अच्छे से ध्यान से करेंगे और हर एक क्वेश्चन का आंसर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। कल से हम क्यूज स्टार्ट करेंगे जिसमें 2 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग अंतःप्रद्रवी जालिका है, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है। निम्नलिखित में से कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो अभी हम दोस्तों जाने राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो हमारा सही आंसर है लाइसोसोम, केवल पशु कोशिका एनिमल सेल में पाया जाता है। गल्जी बॉडी की बात करें तो प्लांट सेल, राइबोसोम की बात करें तो प्लांट सेल, सेंट्रोसोम की बात करें तो प्लांट सेल। आगे हम दोस्तों बात करें, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अर्धसूत्रण के लिए हमारा ऑप्शन है, अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोषों के जीन परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाते हैं। जनन ग्रंथि में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन में के लिए होता है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दुगुनी हो जाती है। मतलब 23 जोड़ा हमारे अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है, मतलब टोटल 46। आगे हम बात करें, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो नाभिक को, जहाँ से पूरे कोशिकाओं को नियंत्रण किया जाता है, उसे मास्टर कोशिका भी कहा जाता है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। उत्तक कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, उत्तकों के समूह को ऑर्गन तंत्र कहते हैं और उससे बनता है हमारा अंग। तो दोस्तों आज का ये वीडियो छोटा सा था लेकिन अच्छा था, आपको अच्छा लगा होगा, हमें आशा करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें। आप ही के सपोर्ट के बदौलत ये अभी तक 100+ सब्सक्राइब हो चुके हैं और आप अपना प्यार बनाए रखें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल के हम वीडियो में इसके बहुत सारे एमसीक्यू करने वाले हैं। कल हम डीएनए और आरएनए के बारे में भी चर्चा करेंगे, प्लस क्रोमोसोम के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे हम एक और वीडियो डालने वाले हैं जिसमें क्लास 9th के वर्क पावर एनर्जी से कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन हम डालने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि।